हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्वर्णी, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, तो जो साइटोस्केलेटन के बारे में हम डिटेल पढ़ रहे थे, तो इनका जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं, जिसमें जो मैंने जो साइटोस्केलेटन है उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके डायनेमिक्स के बारे में, पॉलीमराइजेशन के बारे में, और जो माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड जो मोटर प्रोटीन्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वह नहीं देखा होगा तो आप पहले जाकर उसे देख लीजिए, जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो उसी से आगे हम देखते हैं सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और यह कैसे कार्य करते हैं। इन सबको डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, सिलिया एंड फ्लैजिला। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, तो यह क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो जो फ्लैजिला है वह यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। और यह क्या करते हैं, फ्लैजिला यह जो भी सेल होती है उन्हें गति करने में सहायता करते हैं, और जो उनकी बाहरी इन्वायरमेंट है उन्हें सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी जो भी टेम्परेचर है, टेम्परेचर और जो पीएच है, इनमें चेंजेस आता है, तो इन्हें परिवर्तन को यह क्या करते हैं, एक सेंस ऑर्गन के रूप में इनमें होने वाले चेंजेस को फील कर सकते हैं। ठीक है, सेंस कर सकते हैं, तो यह सेंस ऑर्गन के रूप में भी काम करते हैं। अगर हम देखें कि इनमें जो यूकैरियोटिक में जो फ्लैजिला होती है, वो प्रोकैरियोटिक में जो फ्लैजिला है उससे क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स यानी जो भी बैक्टीरिया है उसमें जो फ्लैजिला पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, और जो यूकैरियोटिक है इनमें जो फ्लैजिला पाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। और इनके बीटिंग पैटर्न भी अगर हम देखेंगे, इसे सब आगे हम देखेंगे इसी वीडियो में डिटेल में। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक्स में जो फ्लैजिला होती हैं वह फ्लैजिलिन जो प्रोटीन्स होती हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, और जो यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक जो फ्लैजिला है वह कैसा होता है उसे हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने यूकैरियोटिक फ्लैजिला के बारे में यहाँ पे मतलब जो भी यूकैरियोटिक फ्लैजिला है उसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला जो इनकी संख्या है वह सिलिया के कंपैरिजन में कम होती है, और सिलिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो सिलिया और फ्लैजिला में हम देखेंगे तो इनका जो बीटिंग पैटर्न है वह भी डिफरेंट देखने को मिलता है। तो फ्लैजिला में हम देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हो गया, स्पर्म। तो स्पर्म हम सभी जानते ही हैं, तो स्पर्म में क्या होता है, एक फ्लैजिला। इस तरीके से स्पर्म का जो सेल है यानी जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो यह क्या है, फ्लैजिलम है, यह सेंट्रियोल है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी जो इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ठीक है, तो जो स्पर्म होता है इनके मोशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिला। इसके थ्रू ही क्या होता है, जो स्पर्म सेल होता है वह आगे जाता है, जो भी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होती है वहां से स्पर्म आगे जाता है, किसके पास, जो भी एग सेल है उसके पास। ठीक है, तो यह प्रोसेस जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, फ्लैजिला हेल्प करता है, यानी इनके थ्रू ही जो स्पर्म है वह जो भी फ्लूइड सब्सटेंसेस होता है, यानी जो फ्लूइड आगे जो भी फ्लूइड सब्सटेंसेस है उससे आगे होते हुआ यह मूवमेंट करता है, यानी आगे जाता है, किसके थ्रू, फ्लैजिला के थ्रू। ठीक है, तो यह स्पर्म सेल का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगर फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है उसे हम डिटेल में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, यह फ्लैजिला दो दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फिलामेंट वाला भाग और एक क्या होगा, बेसल बॉडी। ठीक है, अब बेसल बॉडी अगर हम देखेंगे तो इनमें क्या होती है, यानी
ये जहां से क्या होता है, जो फ्लैजिला होता है वह जुड़ा हुआ होता है। तो बेसल बॉडी क्या है, ये जिसमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, मदर सेंट्रियोल और डॉटर सेंट्रियोल। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल है उसे मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी बताया था और इसे हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो जो सेंट्रियोल होती है उसे अगर हम देखें तो इससे पहले यह क्या करती है कि जो भी माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उनमें न्यूक्लिएशन में एक साइट के रूप में काम करती है। जब हम न्यूक्लिएशन देख रहे थे उसमें मैंने यह डिटेल में बताया था। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल होती है तो इससे ही यह क्या होता है, बेसल बॉडी, और इससे जो फ्लैजिला होता है यानी जो फिलामेंट होता है वह क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब फिलामेंट में हम देखेंगे तो यह क्या होता है, पूरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे यह कवर होता है। ठीक है, बाहर में क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसकी आउटर लेयर। ठीक है, अब बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये उसका डिटेल है, यानी बेसल बॉडी में क्या होती है, जो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। यानी हमने देखा था माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में जिसमें दो टाइप्स, एक डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल और एक होता है सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या होती हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जो जिसमें क्या क्या हो जाएंगे, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ए, बी और सी। तो जो बेसल बॉडी है उसमें ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरीके से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। लेकिन जैसे अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे यहाँ इनका ट्रांजिशन जोन है जो शाफ्ट है और जो बेसल बॉडी है। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन जोन में जो सी ट्यूब्यूल्स होता है वह क्या होता है, समाप्त हो जाता है और केवल क्या होंगे, जो ए और बी यानी जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वही आगे स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब फ्लैजिला में हम देखते हैं कि यह क्या होता है, ये वाला पार्ट जो पूरा क्या हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस तरीके से बंडल होता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्सोनीम, और जिसमें क्या होती हैं, जो सी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो तो यही समाप्त हो जाते हैं, यानी यह आगे की ओर नहीं जाता है। इसमें तो होगा लेकिन आगे नहीं होगा, तो आगे केवल क्या देखने को मिलेंगे हमें, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो यह माइक्रोट्यूब्यूल्स का पूरा एक बंडल होता है जो फ्लैजिला बनाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इनका जो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, जैसे 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट, जिससे जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वह इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, यानी 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और 1 पेयर या हम कह सकते हैं 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं। ठीक है, तो यह एक्सोनियम वाला हो गया। अब इसमें जो ए और बी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ए और बी यानी जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनमें क्या होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। तो ए और बी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वह किससे जुड़े होते हैं, टैक्टिन जो प्रोटीन्स होती है उनसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब टैक्टिन क्या है, हाईली अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स है, जो किसके समान होता है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स होती है उनके सिमिलर होता है। क्या, टैक्टिन, यानी जो अल्फा और जो अल्फा नहीं, जो ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल्स है वह किससे जुड़े हुए हैं, टैक्टिन प्रोटीन से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनका अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी पहले बेसल बॉडी हो गया, फिर इस फिलामेंट यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बंडल है जिसे हम एक्सोनिम कह रहे हैं, तो इनका अगर क्रॉस सेक्शन हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वह यहाँ पे इस तरीके से हैं, जो 9+2 अरेंजमेंट है, और यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का पूरा बंडल है। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन में हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, और सेंट्रल में 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। 2 सिंगल यानी 1 पेयर, यानी यह सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल और सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, तो इन दोनों का पेयर पाया जाता है, जो कहाँ होता है,
सेंट्रल में होता है, यानी यह संख्या में कितने हो गए 2। और जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस कारण इसे हम क्या कहते हैं 9 + 2 अरेंजमेंट भी कहते हैं। तो जो सिलिया होती है, फ्लैजिला होती है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम, यानी जो जनरल उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेम ही होता है। कुछ कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे 2 नहीं होगा या फिर 1 हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कितनी संख्या में है 9 की संख्या में है, और यह किससे जुड़े होते हैं मैगजीन से, ठीक है। मैगजीन से, जो मैगजीन लिंकर है ये वाला जो मैगजीन क्या है प्रोटीन है, और इस मैगजीन लिंकर के थ्रू क्या होते हैं यह सभी जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है वह क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं एक्सोनिम डाइनिन। तो एक्सोनिम डाइनिन होता है ये वाला पार्ट एक्सोनिम डाइनिन, जो इस तरीके से आउटर और इनर दोनों में एक पंक्ति में इस तरीके से अरेंज होता है। ये क्या है एक्सोनिमल डाइनिन। तो डाइनिन के बारे में हमने देखा था कि यह मोटर प्रोटीन्स होती हैं, और यह क्या करती हैं जो सिलिया यानी मोटर प्रोटीन है तो एटीपी का हाइड्रोलाइज करेंगी और एनर्जी के थ्रू मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। तो जो डाइनिन थे वो 2 टाइप्स के थे, पहला साइटोप्लाज्मिक डाइनिन और दूसरा था एक्सोनिमल डाइनिन। तो जो एक्सोनिमल डाइनिन होता है वो यहीं पाया जाता है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो सिलिया है फ्लैजिला है उनके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। एक्सोनिमल डाइनिन इस तरीके से इनर और आउटर दोनों में प्रेजेंट होता है। अगर उसके बाद आउटर डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में मैंने अभी बताया, तो जो आउटर जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया ए और ये बी। तो जो ए वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कितने जो 13 प्रोटोफिलामेंट है उनसे मिलकर बना होता है, लेकिन जो बी माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उनमें केवल कितने होते हैं 10 प्रोटोफिलामेंट ही पाए जाते हैं। यह अपूर्ण होता है, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है और यह पैक्टिन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या बचा है रेडियल स्पोक के बारे में, ठीक है। रेडियल स्पोक, तो जो रेडियल स्पोक है वो कहाँ है, यह जो ए माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनसे किधर की ओर है सेंटर की ओर होता है, ठीक है। रेडियल स्पोक, तो रेडियल स्पोक क्या करते हैं इसकी बीटिंग के समय जब भी फ्लैजिला के जो बीटिंग है उसमें वो जो भी उनकी गतिशीलता होती है उनकी सीमा को सीमित करते हैं, यानी यह सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनसे जाकर जुड़ जाते हैं और उनको जो उनकी गतिशीलता है उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। कौन रेडियल स्पोक, और यह भी क्या है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ही होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे हम देखते हैं कि जो सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है और जो रेडियल स्पोक है, ठीक है, तो ये दोनों बीट रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनमें इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम देखेंगे कि एक्सोनिम यानी जो एक्सोनिम है जो किससे जुड़ा हुआ है बेसल बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो इनमें जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें सभी में सेम पोलैरिटी होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो स्ट्रक्चर है तो इनका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनका माइनस इन कहाँ होता है सेंट्रियोल की ओर होता है, यानी जो बेसल बॉडी यानी जो सेंट्रियोल है उसकी ओर होता है, और जो इनका प्लस इंड होता है वह इनके दूर भाग में यानी इस ओर इनका प्लस इंड होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं सिलिया के बारे में, ठीक है। तो जो सिलिया है और फ्लैजिला है तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वह सेम सेम ही होता है। तो इनमें हम देखेंगे कि सिलिया क्या होती है, ठीक है। सिलिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो
जो सीलिया होती है वह क्या होती है, जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनके सरफेस पे होती है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। और इनके सरफेस पे ये जो इस तरीके से स्मॉल थिन लाइक यानी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है और क्या होती है, थिन होती है। अगर फ्लैजिला की तुलना में हम देखें तो इनकी जो इनका क्या जो साइज है वो छोटा भी होता है और उनके कंपैरिजन में इनकी जो संख्या होती है वह क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे अगर हम पैरामीशियम में देखेंगे तो इस तरीके से क्या होती हैं, छोटे छोटे हजारों क्या होती हैं, सीलिया पाई जाती हैं, ठीक है। यह छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, थिन होती हैं। अगर इनमें हम देखें जो फ्लैजिला है, सीलिया है, तो इनका डिफरेंस ये है कि इनके जो बीटिंग पैटर्न है वह अलग अलग होती हैं और जो सीलिया फ्लैजिला है इनका स्ट्रक्चर भी यानी ये छोटा होता है, अधिक संख्या में होता है। और सीलिया क्या करती है, यह भी इनके जो भी सेल होती हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम, तो इनके लोकोमोशन में यह हेल्प करती है और साथ ही साथ सेंसरी ऑर्गन के रूप में भी कार्य करती है, ठीक है। यह जो भी बाहरी जो एक एंटीना के रूप में काम करती है और जो बाहरी एनवायरमेंट है उन्हें सर्वे करेगी और जो भी सिग्नल्स प्राप्त होती हैं उनका रिस्पांस भी करती है और इनके जो सेल बॉडी हैं उनको भी भेजने का काम करती है। कौन? सीलिया, ठीक है। अब सीलिया में हम देखेंगे तो यह टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मोटाइल सीलिया और सेकेंड होता है नॉन मोटाइल सीलिया। मोटाइल सीलिया में अगर हम देखें तो यह कहाँ कहाँ होती है, जैसे जो ह्यूमन बॉडी है तो उसमें हम देखेंगे तो यह ओविडक्ट जो होता है उसमें यह जो सीलिया है वह प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे इस तरीके से जो फैलोपियन ट्यूब होती है यानी ऐसी संरचना जहाँ पे जो भी एग होता है वहां ओवरी से कहा जाएगा, यूटेरस में जाता है। तो यहाँ ओवरी से जो एग है यूटेरस में जाता है, ठीक है। तो यह जो संरचना क्या है, ओविडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इनमें जो इपिथेलियल सेल्स होती है उनमें इस तरीके से क्या होती हैं, सीलिया पाए जाते हैं। अगर डिटेल में हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो भी इनके सरफेस पे क्या होंगी, इपिथेलियल सेल होती हैं, ठीक है। जो ओविडक्ट है तो यहाँ जो इपिथेलियल सेल है उनमें क्या होती हैं, यह सीलिया प्रेजेंट होती है और इनके मूवमेंट द्वारा यह क्या करती हैं, जो भी एग होती है उन्हें कहाँ तक पहुंचाती है, यूटेरस में पहुंचाती है, ठीक है। तो ये हो गया पहला ओविडक्ट में। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जैसे यहाँ पे मैं बना देती हूँ इस तरीके से, तो यहाँ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है, जहां से सांस लेते हैं हम, सांस छोड़ने का जो भी कार्य होता है यानी जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो इस ट्रैक में ही इसमें भी क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या भी अधिक होती है और कौन सी सेल में, इपिथेलियल सेल में पाए जाते हैं। अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्या पैरामीशियम, तो पैरामीशियम के बारे में मैंने बताया कि यह पैरामीशियम है जिसमें हजारों की संख्या में क्या होंगे, सीलिया होंगी और जो भी भोजन होती है वह इसे ओरल ग्रूव में पहुंचाने में भी हेल्प करती है, किसमें, पैरामीशियम में, और साथ साथ इनके मूवमेंट में भी हेल्प करती है। इसी तरीके से जो टेट्राहाइमीना होती है उसमें भी सीलिया क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यह किससे रिलेटेड है, जो प्रोटिस्ट है उनसे रिलेटेड है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो मल्टीसिलिएटेड मोटाइल सीलिया होती है, तो मल्टीसिलिएटेड यानी नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें बहुत ही अधिक क्या होंगी, सीलिया पाई जाएंगे। तो इनमें इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट ही देखने को मिलता है। जैसे यह मैंने स्ट्रक्चर बनाया गया 9+2 अरेंजमेंट इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो अनकॉमन मोनोसिलिएटेड मोटाइल सीलिया, अनकॉमन यानी जनरली नहीं पाए जाते हैं, और मोनोसिलिएटेड केवल एक ही सीलिया होती है, तो उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट होता है 9+0 यानी
9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स तो होंगे, लेकिन जो सेंटर में सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वह नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो मोटाइल सीलिया के बारे में अभी हमने देखा, और सेकेंड अगर हम देखते हैं तो क्या, नॉन मोटाइल सीलिया के बारे में। तो जो नॉन मोटाइल सीलिया है उसे प्राइमरी सीलिया के रूप में जाना जाता है, और यह सेंसरी सीलिया के रूप में भी कार्य करते हैं। सेंसरी सीलिया में क्या होता है कि जो भी सेंसरी और जो सिग्नलिंग के रूप में यह काम करते हैं, यानी कि इनमें जो भी सिग्नल्स प्राप्त होते हैं उन्हें सेल बॉडी तक पहुंचाने का काम करती हैं, तो यह सेंसरी ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं। कौन? नॉन मोटाइल सीलिया। और इसमें जो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वह भी इनमें एब्सेंट होती है, यानी ये वाला जो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स का वन पेयर है यह क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सिलियरी एंड फ्लैजिलर लोकोमोशन, यानी जो सिलिया है और फ्लैजिला है वह कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी समान होता है, और ये जो इनकी स्लाइडिंग की प्रोसेस है वो भी समान होती है, लेकिन इनका जो बीटिंग पैटर्न है वह हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे अगर हम सीलिया की बात करें तो इनका जो बीटिंग पैटर्न है वह कुछ इस तरीके से है, जैसे इनमें एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होते हैं और फिर रिकवरी स्ट्रोक। तो यह रैपिडली होती हैं, और पावर स्ट्रोक फिर रिकवरी स्ट्रोक। तो इस तरीके से यह क्या करती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इधर जाएगी फिर अपने पुनः अपने स्टेट में आ जाएगी। तो इससे जो स्ट्रोक उत्पन्न होते हैं उनसे यह इस तरीके से बीट करते हैं। तो यह उनकी हो गई बैक एंड फ्रंट बीटिंग, यानी जो पीछे जाएगी और उसके बाद फिर अपनी पुनः स्थिति में वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से इनका बीटिंग पैटर्न होता है। तो वहीं हम फ्लैजिला में देखें तो यह क्या है, बेसल बॉडी, जो फ्लैजिला है उसका बेसल बॉडी है, इससे कनेक्टेड क्या है, फ्लैजिलम। तो जो फ्लैजिलम होते हैं वह प्रोपेलर लाइक, यानी यह वेव लाइक मोशन करते हैं, यानी तरंग की तरह। अगर हम देखेंगे तो तरंग कुछ इस तरीके से होती है, तो उसी तरीके से इनका भी जो मोशन है वो हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से वेव लाइक होता है, जो पूरा इनके जो नीचे से लेकर इनके एक्सिस में, यानी इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। और फ्लैजिल जो सीलिया है उसमें अगर हम देखेंगे तो यह इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है। तो ये हो गए सीलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये किसके कारण हो रहा है, यानी ये क्या है, एक्सोनिम ही है, और एक्सोनिम किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस, यानी इनका जो मूवमेंट होता है वह क्यों होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है उन वह क्या करती हैं, आपस में इनकी स्लाइडिंग की प्रोसेस होती है, या फिर जिससे क्या होगा, इनका बेंडिंग होता है, और बेंडिंग के थ्रू ही इनका इस तरीके से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, जो सिलियरी एंड फ्लैजिला जो लोकोमोशन है उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे तो इसमें जो थ्योरी दिया गया था, पहला था एक्टिव स्लाइडिंग थ्योरी, और इसमें था स्विच पॉइंट मैकेनिज्म। तो इसके थ्रू ही क्या होता है, यह इस तरीके से मूव करते हैं। तो एक्टिव स्लाइडिंग में क्या होता है वो हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसका माइनस इन क्या होता है, नीचे की ओर, जैसे यह बेसल बॉडी है, यानी यहाँ पे बेसल बॉडी है, तो यहाँ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है वो माइनस इन नीचे होता है, जो प्लस इन है वो क्या होता है, ऊपर होता है। ठीक है, अब इसके मध्य हमने देखा था क्या था, डाइनिन आर्म्स, जो कहा किससे कनेक्टेड होते हैं, जो ए माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल के ए, तो इसमें क्या होती है, डाइनिन आर्म्स पाई जाती हैं। ठीक है, यह डाइनिन आर्म्स अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यह डाइनिन आर्म्स क्या करते हैं, जो भी बी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है उनके साथ क्रॉस ब्रिज जो बनता है, उनके क्रमिक जो टूटने और उनके बनने के कारण यह इस तरीके से स्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, यानी जो डाइनिन है वह सक्रिय हो जाएगा, और इस तरीके से यह क्या होगा, माइनस इन की ओर क्या करते हैं, खिसकने लगता है, यानी इस तरीके से स्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जो रेडियल स्पोक होती है वह जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है उनसे आकर जुड़ जाती है, और उसके बाद इस तरीके से क्रॉस ब्रिज का बनना और टूटना, तो इसके कारण भी यह इस तरीके से स्लाइड करते हैं, और यह फिर से पुनः
यह जो डायरिन आर्म्स होता है वो फ्री हो जाएगा और फिर आसन्न जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है उससे आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी क्या होती है, स्लाइडिंग होती है। अगर हम देखेंगे जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो यह जो स्लाइडिंग है इसमें क्या है, नेक्सिन अब्सेंट है, तो उस स्थिति में इस तरीके से स्लाइड होगा। लेकिन जो माइक्रो यानी जो भी एक्सोनिम होती है तो यह डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे जुड़े होते हैं, नेक्सिन से जुड़े होते हैं। तो जो एक्टिव स्लाइडिंग की प्रोसेस है और इसमें क्या यूज होता है, एटीपी भी यूज होता है, तो यह कहलाएगी एक्टिव स्लाइडिंग की प्रोसेस। और ये किसके एब्सेंट में हो रहा है, नेक्सिन। तो नेक्सिन के एब्सेंट में कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो एक लिंकर के रूप में काम करती हैं और किसे जोड़े रहती है, जो आउटर जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनको इस तरीके से जोड़े रखती है। ठीक है, तो ये दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए और इनमें क्या हो गए, नेक्सिन जो ये इन दोनों को जोड़े हुए है। ठीक है, अब अगर स्लाइडिंग भी हो रही है तो ये क्या करते हैं, इनके जो स्लाइडिंग प्रोसेस है उसे क्या में चेंज कर देते हैं, बेंडिंग में चेंज कर देते हैं। कौन, नेक्सिन। किसके प्रेजेंट में, नेक्सिन। तो जो नेक्सिन क्या करता है, इनकी जो स्लाइडिंग मूवमेंट है उसे बेंडिंग में चेंज कर देता है। तो बेंडिंग कैसे होगा वो हम देखते हैं। जैसे यह बेसल बॉडी है जिससे जो एक्सोनिम है वह इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स है वह अटैच है, तो यह चेंज तो नहीं होगा, बेसल बॉडी से अटैच है तो ये चेंज नहीं होंगे। तब जब इनमें स्लाइडिंग होगी तो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यह नीचे तो जा नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाते हैं, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से बैंड हो जाते हैं, यानी आगे पीछे तो उनका कुछ इस तरीके से बैंड हो जाता है। और इसी यही बेसिक थ्योरी है कि इसी बैंड होने के चलते ही जो भी सिलिया है या फ्लैजिला है वह मूवमेंट कर पाते हैं और उनका जो बेसल बॉडी है वो ज्यों का त्यों रहता है। और किसके हेल्प से हो रहा है, नेक्सिन की हेल्प से। अगर यह स्लाइड करता है तो यह आगे पीछे हो जाता है, लेकिन जो नेक्सिन होती है उसके थ्रू ही यह एक दूसरे से अटैच होते हैं और यह क्या हो जाते हैं, इस तरीके से बैंड हो जाते हैं इनकी। और फिर से बैंड हो जाने से इनका इस तरीके से मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सिलिया और फ्लैजिला के मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हमने देखा कि ये स्लाइडिंग करते हैं, जिससे जो नेक्सिन होती है वह इसे क्या कर देती है, जो स्लाइडिंग मूवमेंट है उसे बेंडिंग में कन्वर्ट कर देती है, जिससे यह इस तरीके से बैंड हो जाते हैं और यह क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि जो रेडियल स्पोक होती है वह जो सेंट्रल सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनसे जुड़ जाती हैं और जो भी स्लाइडिंग की प्रोसेस होती है उन्हें उनकी जो लिमिटेशन है उसको सीमित करके उन्हें रेगुलेट करती है। और यह स्लाइडिंग किससे शुरू हो रहा है, डायलिन आर्म्स है उनकी जो भी एक्टिवेशन है उससे ही इनमें स्लाइडिंग होता है और उनसे क्या होती है, यह माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो जाती हैं, बैंड होती हैं। ठीक है, अब बेंडिंग में आगे हम देखते हैं कि एक्चुअली सिलिया में यह तो बेसिक हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि सिलिया में यह प्रोसेस कैसे होती है। तो सिलिया में क्या होता है, एक पावर स्ट्रोक होता है और एक रिकवरी स्ट्रोक होता है। यह किसके थ्रू मूवमेंट करती है, जैसे पावर स्ट्रोक और रिकवरी रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक अल्टरनेटिंग यानी रैपिडली होता है पावर स्ट्रोक फिर रिकवरी स्ट्रोक, तो इस तरीके से यह मूवमेंट करती है। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, यह पूरे एक्सिस में होता है और पावर स्ट्रोक में यह इस तरीके से एक प्रोपल्सिव फोर्स जनरेट करती है। अब प्रोपल्सिव फोर्स क्या होता है, किसी भी वस्तु को गति देने के लिए लगाए जाने वाले बल का उत्पादन करना। तो इस फोर्स की वजह से यह पावर स्ट्रोक उत्पन्न करती है और जो सिलिया होती है वह इस तरीके से मूवमेंट करेगी। अब यह क्या होता है, फिर से अपनी जो जहां से यह गई थी तो उसी स्टेट में वापस आ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यह इस तरीके से फिर ऐसे
तो यानी पहले इधर जाएगी, फिर वापस, फिर इधर जाएगी, फिर वापस। तो ये बहुत ही रैपिडली होती है। तो पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक से यह क्या करती है, मूवमेंट करती है, यानी इधर फिर वापस, फिर इधर और फिर वापस। और यह कैसे होता है, जो डायनिन आर्म्स है उनकी एक्टिवेशन से होता है। जैसे अगर हम देखेंगे कि जो भी डायनिन आर्म्स होता है, तो इनका जो आधे भाग में जो डायनिन आर्म्स है वह एक्टिव होंगे, तो उनमें बेंडिंग होगी और जिससे वह इस तरीके इधर जाएंगे। और जो इनएक्टिव डायनिन है उनमें फिर यह स्विच कर जाएंगे, जिससे इधर वाला जो डायनिन है वह एक्टिव हो जाएगा और यह फिर अपने रिकवरी स्टेट में आ जाएंगे। और यानी एक्टिव हो जाएगा और फिर उनमें बेंडिंग होगी, तो यह फिर अपने पहले वाली जो स्टेट है उसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो डायनिन आर्म्स है उनके एक्टिव और इनएक्टिव जो डायनिन आर्म्स है उनके बीच स्विच के माध्यम से यह अपना मूवमेंट करते हैं, यानी एक्टिव आर्म्स फिर बेंडिंग, तो ये एक साइड जाएंगे, और इनएक्टिव डायनिन आर्म्स उनमें स्विच कर जाएंगे और वो फिर एक्टिव हो जाएंगे, तो ये फिर अपने वापस स्टेट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इनमें प्रोसेस होती है। फ्लैजीला में अगर हम देखेंगे तो इनमें पावर स्ट्रोक नहीं होता है, ये वेब लाइक मोशन होता है। तो इनमें भी वही थ्योरी अप्लाई होती है। इनमें भी डायनिन आर्म्स के सक्रियंस यानी एक्टिवेशन से इस तरीके से बेंडिंग होता है और इनमें मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी यह इस तरीके से इनमें मूवमेंट होता है। तो जो इस यानी जो भी सेल है तो वह इस तरीके से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी मूवमेंट इसमें इधर होगा तो ये किधर मूव करेंगे, आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, बेस से एक्सिस की ओर यानी इधर, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ बेस से इधर वेब लाइक इस तरीके से क्या होगी, वो क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो यह फ्लैजिला का हो गया। तो ये हो गया जो भी इनका लोकोमोशन है, यानी किस तरीके से मूव करती है। तो जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स में स्लाइडिंग होगी और वो बेंडिंग में चेंज हो जाती है और बैंड हो जाते हैं। तो यह बेसिक थ्योरी है। और इससे जो भी सिलिया है और फ्लैजिला है वह क्या होती हैं, मूवमेंट करती हैं। हम देखते हैं सिलिया और फ्लैजिला के बारे में। तो इनका कंपैरिजन देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी नंबर्स। तो नंबर्स में क्या होगा, यह जो सिलिया होती है वह बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जो कहाँ होते हैं, जो सेल के सरफेस में होते हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक हो सकती है। ठीक है, जैसे पैरामीशियम में अगर हम देखें तो इनमें हजारों की संख्या में क्या होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होती है। वही फ्लैजिला हम देखेंगे तो यह वेरी लेस होती है, कम संख्या में होती है। यह 1 से 4 तक हो सकती है पर सेल इसकी संख्या। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं साइज। तो यह साइज इसका छोटा होता है, 5 से लेकर 10 म्यू लॉन्ग होता है। और जो इनका फ्लैजिला है इनका जो साइज होता है 150 म्यू लॉन्ग होता है। आगे हम देखते हैं इनके जो भी बीटिंग पैटर्न है वह क्या होते हैं। तो जो बीटिंग पैटर्न है वह सिलिया और जो फ्लैजिला है उसका अलग अलग होता है। सिलिया में यह पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के माध्यम से होता है, यानी अल्टरिंग जो पावर स्ट्रोक होगा फिर रिकवरी स्ट्रोक होगा, तो इस तरीके से यह बीट करती है। वहीं जो फ्लैजिला होती है उनमें वेव लाइक मोशन होता है, यानी इनमें अगर अधिक फ्लैजिला है तो वह बीट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट बीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस वही है। सिलिया में अगर हम देखेंगे तो यह सिंपली मूव लिक्विड ओवर देयर सरफेस, यानी लिक्विड को उनके सरफेस पे लाने के लिए मूव करते हैं, या फिर यानी सरफेस पर लाते हैं, यानी जो लिक्विड है उन्हें उनके सरफेस पे लेकर आते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है उसमें जो भी कण होती हैं, पार्टिकल्स होती हैं, उन्हें यह जमा कर लेते हैं, आगे जाने नहीं देते। उसी तरीके से आगे हम जो पैरामीशियम होती है उनमें भी यह उनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे है फ्लैजिला। तो फ्लैजिला हम देखेंगे तो हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी सेल ऑर्गेनिज्म है उनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया सिलिया एंड फ्लैजिला के बारे में। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। तो आपने अगर इनके पहला वाला पार्ट नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।